चलो, क्या है? अवतल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। सबसे पहले क्या करेंगे? एक अवतल गोलीय पृष्ठ बनाएंगे। ये हो गया हमारे पास अवतल, ठीक है। ये हमारे पास अवतल हो गया। ये अवतल रखा कहाँ जाएगा? अवतल गोलीय पृष्ठ मान लेते हैं यह हमारे पास जो है, इसका कुछ नाम दे दो। यम, यहाँ पे मान लो इसका मध्य बिंदु जो होता है उसको क्या कहते हैं? ध्रुव, पी पोल, यहाँ पे एन। तो हम कहेंगे यम पी एन, यम पी एन अवतल गोलीय पृष्ठ दो माध्यमों के बीच का पृथक्करण है। ये दो माध्यमों के बीच रखा गया, दो माध्यमों को अलग करता है। मान लो पहला माध्यम यहाँ पे, पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। ये दूसरा माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। इस पे कलाई तो किया जाएगा नहीं, क्योंकि ये दर्पण नहीं, सिर्फ अवतल गोलीय पृष्ठ है। तो यहां से यहां P बिंदु जो है इस अवतल गोलीय का ध्रुव है, और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे उसकी वक्रता केंद्र की वक्रता केंद्र C है। वक्रता दूरी पर एक पॉइंट हम O ले रहे हैं, जहां पर वस्तु रखा गया है, ठीक, जहां पर वस्तु रखा गया है। हमने क्या कहा? ये सब लिखना पड़ेगा ना। सबसे पहले क्या कहा कि यम पी एन एक गोलीय दर्पण लिए, दर्पण नहीं गोलीय पृष्ठ लिए। यम पी एन एक गोलीय पृष्ठ लिए जो दोनों माध्यमों को, माध्यम फर्स्ट माध्यम सेकंड को पृथक्कृत करता है, अलग करता है, जिसमें पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 तथा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 है तथा गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र C है और मुख्य अक्ष के O बिंदु पर वस्तु रखा गया है। मुख्य अक्ष के O बिंदु पर वस्तु रखा गया है। चलो, अब हम क्या करेंगे? O बिंदु से प्रकाश की किरण, O बिंदु से दो प्रकाश की किरण हम निकालेंगे। पहला, एक तो यहां से होके जा रहा है, ध्यान से देखना, बड़ा है लेकिन अच्छा है। दो प्रकाश की किरण हम निकाल रहे हैं, एक ये निकाल रहे हैं और एक इसी मुख्य अक्ष पर निकाल रहे हैं, जो कि वक्रता केंद्र से होके जाएगा। तो जो वक्रता केंद्र से होके जाएगा वो अपवर्तित के पश्चात अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा, जैसा है सीधा वैसे ही निकल जाएगा दूसरे माध्यम में, सीधा ही, ठीक। और जो दूसरी किरण निकालेंगे हम, जो दूसरी किरण हम निकाल रहे हैं O से मान लो A पर जाके, अपवर्तित पृष्ठ के A बिंदु पर जाके मिल रहा है। अब अपवर्तित के पश्चात, इसके पहले हमको अभिलंब चाहिए। अभिलंब कहां से होके जाएगा? वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से हम एक क्या कर रहे हैं? अभिलंब खींच रहे हैं। ये क्या हो गया हमारा? अभिलंब, ठीक। वक्रता केंद्र से हमने एक अभिलंब खींच दिया। तो देखो, अब ये जो हम मान लेते हैं ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। तो क्या करते हैं? जो विरल माध्यम है हमारा, जब विरल से सघन में जाता है, हमने बताया था ना, जब ये मान लो विरल है, ये सघन है, तो जब प्रकाश की किरण आती है तो अभिलंब की साइड झुक जाती है। तो हमारा अभिलंब ये है, तो ये ऐसे सीधा ना जाके, ये सीधा ना जाके क्या करेगी? अभिलंब के साइड थोड़ा सा झुक जाएगी। अभिलंब के साइड झुक गया, ठीक है, अभिलंब के साइड झुक गया। अब क्या करेंगे इसको हम? जो हमारा अपवर्तित किरण है, हम मान ले रहे हैं कि वो ऐसे पीछे से आके गया है इस पॉइंट पे, यहां ये पॉइंट हम मान लेते हैं आई है, इमेज फॉर, यहां पे हम मान लेते हैं ये पॉइंट। देखो, इसलिए पीछे खींचना पड़ रहा है, देखो ध्यान से, कि जो हमारा ये अपवर्तित किरण है और जो ये अपवर्तित किरण है, इन दोनों का कहीं मुलाकात हो सकता है, दोनों आपस में कहीं मिल सकते हैं। ये उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है,
दोनों आपस के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही है, तो आपस में कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कल्पना करेंगे, आभास करेंगे कि ये इस तरह से पीछे से आके होके गुजरा होगा। तो जब इस तरह से आभास करेंगे तो ये जो आपतित किरण हम यहाँ आभास किए हैं और जो ये किरण आभास किए हैं, तो ये दोनों आपस में मिलने लगे। जब दोनों आपस में यहाँ काट रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनेगी, उसकी आभासी प्रतिबिंब बनेगी। इस पॉइंट पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब क्या करेंगे, बिंदु ए से हम एक अभिलंब डाल देंगे, बिंदु ए से एक अभिलंब डाल दिए। ए यहाँ पे मान लो क्यू, क्यू कहीं पे नहीं है ना, तो यहाँ पे हम मान लेते क्यू। ठीक, इतना समझ में आया डायग्राम? कहीं कोनो कंफ्यूजन? अब क्या करेंगे, हमने ए से क्यू पर एक अभिलंब डाल दिया। अब देखेंगे हम इसका काम तो है नहीं। अब हम देखेंगे कि P से O तक क्या है हमारा, वस्तु है O पर, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी हमारा U। यहां पे U तो लिखा जा रहा है, लेकिन जब हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, -U, क्योंकि ये इधर से इधर आ रहा है, उल्टा आ रहा है, अपने बाएं साइड आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये U। अब इमेज यहां बन रहा है, तो इमेज और ध्रुव तक की दूरी क्या हो जाएगी, V हो जाएगी। अब देखो वक्रता केंद्र और P के बीच की दूरी क्या होगी, R, कैपिटल R। ये सब तो पता ही है आपको, ये कैपिटल R हो गया। अब देखो, पहला ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U है, ध्रुव से आभासी प्रतिबिंब तक की दूरी V है, और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी कैपिटल R है। अब हम कोण देखते हैं, कोण देखते हैं, ठीक। OAC ये जो कोण है, ये हमारा अभिलंब है, गया है C से गया है अभिलंब, तो ये पूरा कोण यहां से यहां तक दिख रहा है ना, यहां से इस लाइन तक क्या होगा, हमने बताया था कि ये हमारा आपतित किरण है, ये हमारा आपतित किरण है, और ये CA क्या है, यहाँ पे C है, मान लो ये C जो अभिलंब होके गया है, यहाँ पे A माने हैं, और ये O से होके आ रहा है, तो ये अभिलंब और O के बीच कौन सा कोण बनता है, I, आपतन कोण, आपतन कोण बना। तो ये किरण यहां से होके गुजर गई है, तो यहां भी हम मान लेते हैं ये Z है, या R मान लो, इसे R मान लो, इसे S मान लो, ठीक, कुछ भी मान लो। अब देखो अपवर्तित किरण कहां बनती थी, जो हमारी अपवर्तित किरण और अभिलंब होती थी। अपवर्तित किरण हमारा यस है, यस और अभिलंब के बीच हमारा R कोण बन रहा है, यस और अभिलंब के बीच R कोण बन रहा है। उसी प्रकार से जो इधर हम किरण खींचे हैं, जो अपवर्तित हुआ है, तो यहां भी तो ये R का काम करेगा। अपवर्तित किरण जो हम पीछे बढ़ाए हैं और अभिलंब के बीच भी वही कोण रहेगा ना, जो यहाँ पे R बन रहा है वही वहां पे R बन रहा है, तो दोनों बराबर होगा। तो ये अपवर्तन कोण हो गया, ये आपतन कोण हो गया। आपतन कोण हमारा बड़ा है, अपवर्तन कोण छोटा है, वो तो हमको पता ही है कि अभिलंब के साइड जाके झुकता है। जब अभिलंब के साइड जाके झुकेगा, ये झुकेगा, तो ये कोण ज्यादा और ये कम नहीं रहेगा। वही हम दिखा रहे हैं कि ये आधा जो है, जो बीच से हम डैश डैश करके खींचे, उसके और अभिलंब के बीच R कोण बन रहा है, और ये लाइन के बीच आपतन कोण बन रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए दिक्कत। देखो OAC बराबर आपतन कोण I हो गया। फिर देखते हैं SAR कोण, SAR किसके बराबर होगा, CAI कोण, CAI बराबर R। यहां तक समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत? देखो हमने क्या किया, ये यहां पे जो अपवर्तन कोण बन रहा है वही कोण यहां पे बन रहा है, हमने इन्हीं दोनों को बराबर दिखा लिया। SAR ये R कोण बन रहा है, तो SAR बराबर CAI के बीच भी अपवर्तन कोण R बन रहा है, तो दोनों आपस को हमने बराबर दिखा दिया। और इसके बाद लंबाई लिखना चाहो तो लिख लो। P से O तक की दूरी हम क्या जानते हैं, -U। P से I तक की दूरी क्या जानते हैं, -V। P से C तक की दूरी हम क्या जानते हैं, -R। ये तीन दूरी हम नापे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो हमने पहले कोण दिखा लिया, फिर आपतन कोण पहले दिखा लिया, फिर अपवर्तन कोण दिखा लिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, तीनों की दूरी दिखा दी। अब देखो
ये जो हम आपतन अवतल गोली पृष्ठ लिए हैं, इसकी जो द्वारक है ना बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। इसलिए हम मान लेते हैं जो जो यहां पे ये एंगल बन रहा है ए ओ सी, ये मान लेते हैं अल्फा है। फिर ए आई सी ये बीटा है, और ए सी क्यू या ए सी पी ये मान लेते हैं गामा है। कोई दिक्कत? हम तीनों का कोण मान लिए कि अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है। एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है। अब हम बारी बारी से एक एक त्रिभुज करके हम सभी एंगल को निकालेंगे। देखो हम पहले त्रिभुज ले हैं ओ ए सी, त्रिभुज ओ ए सी। अरे ये चीज लिख लेना आप लोग कि हमने कोण ए ओ सी को अल्फा माना है, कोण ए आई सी या सी को गामा माना है, फिर ए सी पी या ए सी क्यू को हमने अल्फा गामा इसको माने हैं, बीटा इसको माने। ठीक, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज ए ओ सी में, ए ओ सी में, ए ओ सी में हमारा गामा क्या है? ये गामा बाह्य कोण है त्रिभुज का। देखो जैसे मान लो ये हमारे पास त्रिभुज है, ठीक, और यहाँ पे एक बाह्य कोण बन रहा है कोई भी, तो बाह्य कोण अपने कोण से दूर दोनों कोण के योग के बराबर होता है। ये आप पढ़े हैं ना? तो बाह्य कोण से बराबर अपने दोनों कोण के बराबर होता है, तो यही हम यहाँ पे लागू करेंगे। तो गामा बराबर अपने बाह्य कोण, मतलब एक कोण आई और दूसरा कोण अल्फा, आई प्लस अल्फा होगा कि नहीं? त्रिभुज के बाह्य कोण से होगा। तो अब यहां पे हम क्या लिखेंगे? आई हमको निकालना है, तो आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, गामा माइनस अल्फा इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे हम। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ले रहे हैं ए आई सी, ए आई सी, ए आई सी। इसमें भी बाह्य कोण क्या बन रहा है हमारा? ये त्रिभुज है हमारा ए आई सी, ये त्रिभुज है, इसमें भी बाह्य कोण गामा बन रहा है। तो छोटे वाले त्रिभुज में ये कोण कितना हमारा? अपवर्तन कोण आर है, अपवर्तन कोण आर है, अपवर्तन कोण आर प्लस ये कोण क्या है? बीटा, ये कोण बीटा ले लिए। तो आर यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, ये दूसरा इक्वेशन ले लिए। ठीक, अब यहां हम लगाएंगे स्नेल का नियम, यहां हम लगाएंगे स्नेल का नियम। अब देखो हम पढ़े हैं कि साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या होता है? साइन आई अपान साइन आर बराबर यन होता है, यन होता है ना? तो यन को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। यहाँ पे दो माध्यम है तो दोनों माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक n2 अपान n1 होगा। पहले माध्यम का अपवर्तनांक अपान दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अपान पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू n2 अपान n1। अब हम यहां से मिटा रहे हैं, डायग्राम बना लीजिए क्योंकि अभी लगाएंगे तो अब डायग्राम का ज्यादा काम तो नहीं है, मिटा दे रहे हैं, लगाएंगे कहां? अभी फिर से समझाने के लिए बनाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? हमको पता है, लो डायग्राम तो मिट ही गया, क्या पता है? देखिए जो डायग्राम हम बनाए थे यहां पे अभिलंब किस पे डाले थे? Q पर। Q और जो P था हमारा, जो ध्रुव के पास हम अभिलंब खींचे थे, वो दोनों लगभग करीब हैं, लगभग मान लेते हैं कि
करीब ही होते हैं हर, ये जब द्वारा कितना छोटा है तो थोड़ा सा डिफरेंस जो है हम लगभग करके मान लेते हैं। जब लगभग करीब है तो क्या करेंगे, जो हमारा कोण होगा बहुत ही छोटा होगा, जो आपतन कोण होगा, अपवर्तन कोण होगा, ये सब क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं साइन आई बराबर आई, और उसी तरह से साइन आर बराबर आर मान लिए। ठीक है, साइन आई बराबर आई मान लिए और साइन आर बराबर आर मान लिए। तो जब ये मान लेंगे तो इसके हिसाब से यहां क्या हो जाएगा, आई अपान आर इक्वल टू n2 अपान n1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आई और आर, आई देखो ये हम आई का वैल्यू निकालें, ये आर का वैल्यू निकाले हैं, उठा के इसी में रख देंगे। तो आई का वैल्यू क्या आया है, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा अपान गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा इक्वल टू n2 अपान n1, n2 अपान n1। अब इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो n1 का गुणा n1 गामा माइनस n1 अल्फा इक्वल टू n2 गामा माइनस बीटा n2। ठीक, ये गुणा कर दिए। अब देखो n1 गामा यहाँ है, n2 गामा यहाँ है, तो किसी एक साइड करके सबको कॉमन कर लेंगे। उसमें से हम क्या करेंगे, इसको हम उधर लेके चले जा रहे हैं और इसको इधर लेके चले आ रहे हैं। तो n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इक्वल टू n2, और दोनों में से क्या करेंगे, गामा कॉमन कर लेंगे, तो n2 माइनस n1। ठीक, ये इक्वेशन मान लेते हैं, पहला दूसरा या तीसरा मान लेते हैं। ठीक, 3 इक्वेशन तक समझ में आया, 3 इक्वेशन तक समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं, मान लेते हैं जब आई और आर इतना छोटा है तो हमारा अल्फा बीटा गामा कितना छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो अल्फा को हम मान लेते हैं tan अल्फा, और गामा को मान लेते हैं, बीटा को मान लेते हैं tan बीटा, गामा को भी मान लेते हैं tan गामा। अब हम जो डायग्राम बनाए थे ऐसे करके, और यहाँ पे जो अभिलंब खींचे थे Q और P पर एक अभिलंब ऐसे खींचे थे, इस अभिलंब की जो लंबाई हम माने थे वो लंबाई मान लेते हैं इसकी h है, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं h है। डायग्राम में आप लोग बढ़ा लीजिएगा, इसकी लंबाई हम h मान ले रहे हैं। और यहाँ पे O था, ये एक किरण था, और यहाँ से जो यहाँ C है मान लो, इससे जो अभिलंब खींचे थे इसके साइड सीधा ना जाके इसके साइड झुक गया था, और ये हमारा यहाँ आई था। यहाँ पे अल्फा काम कर रहा है, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे गामा, गामा। ठीक, तो ये दूरी हमको पता है u है, ये दूरी v है, ये दूरी r है। ठीक है, तो tan अल्फा हम निकालेंगे, tan अल्फा बराबर क्या मिलेगा, tan अल्फा लाल मतलब लंब बटा आधार, लंब क्या है इस tan अल्फा के लिए, बड़े वाले त्रिभुज के लिए देखिएगा, देखो ए क्यू मतलब h, tan अल्फा बराबर h, लंब हो गया, आधार क्या है u, तो माइनस u। ठीक, ये अगर लंबाई नीचे की साइड लेते तो ये भी माइनस में, लेकिन ऊपर ले रहे हैं तो प्लस में। तो tan बीटा बराबर, अब tan बीटा जहां पे है, बीटा से लेके p तक की दूरी क्या है, v है, उसी तरह से इसकी लंबाई h है, तो h अपान माइनस v। फिर tan गामा इक्वल टू, ये कितनी दूरी है, r है, और ये तो h अपान माइनस r। यहां तक समझ में आया। अब फिर हम डायग्राम मिटाएंगे, तो आप लोग डायग्राम बना के उसमें देखते रहिएगा कैसे कैसे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखो tan अल्फा को हम क्या माने हैं, किसके बराबर, अल्फा के बराबर है। तो हमारा जहां अल्फा है, हमारा जहां अल्फा है वहां पे अब वैल्यू उठा के हम सिर्फ रख दिया करेंगे। ठीक है,
अब बीटा बराबर हमको क्या मिला है, एच अपान माइनस वी, तो n2 एच अपान माइनस वी, फिर माइनस n1, अल्फा क्या मिला है, एच अपान माइनस यू इक्वल टू गामा क्या मिला है हमको, एच अपान माइनस आर, तो n2 माइनस n1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो सभी में एच है, यहां भी एच है और इन दोनों में एच है, अगर सभी को कॉमन किया जाएगा तो सब कट जाएंगे, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, तीनों में से अगर हम माइनस निकाल लेंगे तो तीनों ऐसे प्लस हो जाएंगे। अब जो बचा है n2 अपान वी बचा है माइनस, सॉरी ये एच कटेगा, यहाँ पे n1 रहेगा, तो n1 अपान यू बचा है इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान आर बचा है। यहां तक समझ में आया, n2 अपान वी माइनस n1 अपान यू इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान कैपिटल आर। अब इसमें से हम क्या करेंगे, n1 कॉमन लेंगे सभी में से, इधर से भी n1 बाहर निकालेंगे और इधर से भी। जब n1 हम बाहर निकालेंगे, n1 बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, n2 अपान n1 अपान वी माइनस n1 तो बाहर चला गया 1 अपान यू इक्वल टू n2 इसमें से भी n1 बाहर करेंगे तो n2 अपान n1, सॉरी यहाँ पे n1 है ना, फिर माइनस 1 अपान आर, जो n1 दोनों में से बाहर किए हैं दोनों कट जाएगा। अब n2 अपान n1 देखो पहले जैसे साइन आई अपान साइन आर बराबर n2 अपान n1 क्या हमारा है, n के बराबर है, तो इसके जगह पे हम क्या कर देंगे, n अपान वी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू n माइनस 1 अपान आर। ठीक है, ये हो गया हमारा अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र, n अपान वी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू n माइनस 1 अपान कैपिटल आर। यहां तक सभी को समझ में आ गया, ठीक है।